नमस्कार। आज हम भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में हो रहे कुछ बहुत बड़े बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हमारी खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था को आखिर चलाता कौन है और हाल फिलहाल में ऐसा क्या बदला है जो जानना जरूरी है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी से लेकर नए तरह के बैंकों तक एक पूरा ढांचा बदल रहा है जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि भारत जैसी विशाल खरबों डॉलर की इकोनॉमी की लगाम असल में किसके हाथों में है। वो कौन है जो ये तय करता है कि लोन की ब्याज दरें ऊपर जाएंगी या नीचे, और बाजार में स्थिरता बनी रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है। और इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आप आरबीआई को एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं। जैसे कंडक्टर तय करता है कि कौन सा साज कब और कैसे बजेगा, ठीक उसी तरह आरबीआई हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की लय और ताल को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये है कि आरबीआई ये करता कैसे है। उसके पास कुछ बेहद ताकतवर टूल्स होते हैं। तो आइए आरबीआई के इसी टूलकिट को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था पर इनका क्या असर होता है। देखिए, आरबीआई के दो सबसे अहम हथियार हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आसान भाषा में कहें तो जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को उससे सस्ता कर्ज मिलता है। फिर बैंक भी आगे लोगों को सस्ते लोन देते हैं, जिससे बाजार में पैसा बढ़ता है और इकोनॉमी की रफ्तार तेज होती है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ने लगे तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखने लगते हैं और बाजार से पैसा कम हो जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। इनके अलावा दो और चीजें हैं, सीआरआर और एसएलआर। ये वो नियम हैं जो बताते हैं कि बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कितना हिस्सा कैश के तौर पे आरबीआई के पास या अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना ही होगा। इससे ये कंट्रोल होता है कि कोई बैंक कितना ज्यादा लोन दे सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं देश के आर्थिक किले की, यानी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। किसी भी देश की आर्थिक ताकत को आंकने का ये एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस मामले में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के भी पार जा चुका है। यह आंकड़ा दिखाता है कि देश किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से निपटने के लिए काफी हद तक तैयार है। तो इस खजाने में है क्या क्या? देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा तो डॉलर और यूरो जैसी विदेशी करेंसीज हैं। इसके अलावा इसमें हमारा गोल्ड रिजर्व, आईएमएफ में रखा हमारा पैसा और कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी शामिल हैं। ये सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड यानी सुरक्षा कवच बनाते हैं। चलिए अब आरबीआई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम के एक और अहम प्लेयर की बात करते हैं, जिनका रोल बहुत तेजी से बढ़ा है, और वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिन्हें हम एनबीएफसीज कहते हैं। तो ये एनबीएफसीज होती क्या हैं? असल में ये ऐसी कंपनियां हैं जो लोन देने और निवेश करने जैसे काम तो करती हैं, लेकिन ये पारंपरिक बैंक नहीं होती। इनके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। पर आज ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा बन चुकी हैं। तो फिर एक बैंक और एक एनबीएफसी में मोटा मोटा फर्क क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, एनबीएफसीज आपको लोन दे सकती हैं, इंश्योरेंस दे सकती हैं, निवेश कर सकती हैं, लेकिन वो बैंकों की तरह आपकी सेविंग्स या करंट अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर सकती, और ना ही वो खुद के नाम पर चेक जारी कर सकती हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। क्योंकि एनबीएफसीज का आकार और असर काफी बढ़ गया है, इसीलिए आरबीआई ने अब इनके लिए एक नई रूल बुक तैयार की है। इसे कहा जा रहा है स्केल बेस्ड रेगुलेशन, मतलब जिसका जितना बड़ा स्केल उस पर उतने ही सख्त नियम। इस नए बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि एक ऐसी संस्था बनाना जो इंडस्ट्री के लिए खुद नियम बनाए और उनका पालन करवाए। आरबीआई ने 2024 में इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया और अक्टूबर 2025 तक एफआईडीसी को इस सेक्टर का पहला सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ बना दिया गया। तो इस नए सिस्टम में एनबीएफसीज को उनके साइज और रिस्क के हिसाब से 4 लेयर्स में बांट दिया गया है, एक पिरामिड की तरह। सबसे नीचे बेस लेयर में छोटी कंपनियां हैं, फिर मिडिल और अपर लेयर हैं, और सबसे ऊपर टॉप लेयर में वो सबसे बड़ी एनबीएफसीज हैं जिन पर आरबीआई की सबसे पैनी नजर रहेगी। सीधा सा हिसाब है, जितना बड़ा रिस्क उतने कड़े नियम। और देखिए, इस स्लाइड में जो दिख रहा है वो असल में वही ओरिजिनल नोट्स हैं जिनमें इस पूरे 4 स्तरीय ढांचे को पहली बार तैयार किया गया था। ये दिखाता है कि हमारा विश्लेषण सीधे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। इस नए फ्रेमवर्क के साथ कुछ और बड़े नियम भी आए, जैसे अब कोई नई एनबीएफसी शुरू करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जो पहले सिर्फ 2 करोड़ थे।
और एक बहुत ज़रूरी बदलाव ये है कि 1 जनवरी 2026 से अगर किसी ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है तो उसे समय से पहले चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत है। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़मीनी हिस्से पर। यहाँ बात होगी सबके लिए बैंकिंग की, और इस मिशन को पूरा करने में जो सबसे आगे हैं वो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इन बैंकों की कहानी 2014-15 के बजट में शुरू हुई थी, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के लिए इनका कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके बाद लाइसेंस दिए गए और आज हालत यह है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कई स्थापित एसएफबीज अब बड़े यूनिवर्सल बैंक बनने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए की नेटवर्थ चाहिए होती है, लेकिन इनका असली मकसद सिर्फ बिजनेस करना नहीं है। इनका प्राइमरी लक्ष्य उन लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना है जहां तक बड़े बैंक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ रही है, क्या ये नए नियम और नए तरह के बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना पाएंगे जो मजबूत और सुरक्षित होने के साथ साथ समावेशी भी हो, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। भारत की आर्थिक तरक्की का भविष्य काफी हद तक इसी संतुलन पर टिका है।